क्या हो अगर आपको ये पता चल जाए कि आप मरने के बाद भगवान बनने वाले हो, तो क्या जिंदा रहते हुए आप अपने लिए मंदिर बनवाने लग जाओगे? ऐसा अब तो नहीं हो सकता, बट कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जाती है इन बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाने के पीछे। दोस्तों, पिरामिड्स बनाने की कहानी स्टार्ट होती है आज से नियरली 4500 साल पहले। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल गीजा का ये 3 पिरामिड्स इजिप्ट के ओल्ड किंगडम एरा में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। ये तीनों ही काफी बड़े हैं, बट इनका एक पिरामिड बाकियों से कहीं बड़ा है। इन पिरामिड्स के अंदर फिरौज, उस टाइम का किंग, इसी मंदिर वाली फिलॉसफी से अपने लिए टेंपल, सोलार बोर्ड और बहुत सारे ऐसे लग्जरियस फीचर इसके अंदर बनवाते थे। इन सब के बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिरोज खुफू इजिप्ट का पहला राजा होता है जो इन पिरामिड्स को गीजा में बनवाता है। 2550 बीसी में अपना पहला पिरामिड बनवाता है, जिसे खुफू पिरामिड कहा जाता है। ये गीजा का सबसे लार्जेस्ट नियरली 481 फीट टॉल पिरामिड है। इनमें लगने वाले पत्थरों का एवरेज वेट 2.5 टन से 15 टन है और नियरली 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक से मिलकर बना है। दूसरा जो पिरामिड है वो खुफू के बेटे खाफरे 2520 बीसी में बनवाता है, और तीसरा जो सबसे छोटा कंसीडर करा जाता है, इसे खाफरे के बेटे मेनकोरे 2490 बीसी में बनवाता है। इन सब में वो सारी लग्जरियस फैसिलिटी हैं जो खुफू पिरामिड में है। हालांकि मेनकोरे का जो पिरामिड है, इसमें 3 इंडिविजुअल पिरामिड बने हैं क्वींस के लिए। ये सब ऐसे शॉकिंग जरूर लग रहा होगा, बट इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि ये बने कैसे, वर्कर कैसे थे, टेक्नोलॉजी क्या थी। इनके पास इतने लार्ज और हैवी स्टोन को इतने दूर से लाना और फिर उन्हें इतने हाइट पर लेके जाना उस टाइम पर, जबकि व्हील भी इन्वेंट नहीं हुई थी। मशीन की तो बात ही क्या करें। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सी थ्योरीज दी जाती है इनको बनाने की, बट जो मेन और थोड़ी रिलायबल थ्योरीज है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साल 1884 द फोर्ट वैन जर्नल गैजेट में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। इस आर्टिकल में पिरामिड्स की जो ओरिजिनल फॉर्मेशन है उसे एक नेचुरल माउंटेन्स बताया जाता है, और फिर इन माउंटेन्स पर जो रॉक्स है इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ रखा गया, ऐसा बताया जाता है। आसान भाषा में एक कोई पहाड़ होता है, उसके ऊपर ये बड़े बड़े रॉक्स पहुंचाए गए और फिर इन माउंटेन्स को कट करके ये रॉक्स पिरामिड के शेप में सेट करे गए। यानी पिरामिड नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बना है। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग तो है, बट बिजार भी लगती है। दूसरी जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इसको बनाने वाले लोग इस काम में बेस्ट थे। उनके पास जो बेसिक हैंड टूल था उनका बेस्ट तरीके से यूज करना जानते थे। पिरामिड्स के इन रॉक को अगर आप देखो तो इनमें इतने भी स्पेस नहीं है कि एक क्रेडिट कार्ड भी अंदर चला जाए। इसके लिए वो 2 पोल इक्वल हाइट का लेते थे और उसमें एक टाइट रस्सी बांध देते थे, जिसके अंदर ये रॉक्स प्लेस कराए जाते थे, और जहां भी उन्हें लगता कि रस्सी रॉक के सरफेस में टच हो रही है, उसे रेड आर्चर से मार कर फ्लिंट स्क्रैपर या सनस्टोन रबर से स्क्रैप करके इक्वल कर लेते थे। एक और एक्सप्लेनेशन दी जाती है रॉक्स के स्मूथ सरफेस के इन रॉक्स को बनाने के लिए ये पाउरिंग लाइम स्टोन लेते थे, उसमें कंक्रीट डाल उसे इन रॉक्स के शेप में बना लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ब्रिजेस बनती हुई देखी होंगी। इनके जो शेप होते हैं वो परफेक्टली प्लांट्स में बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें सेट कर ब्रिजेस बनाई जाती है। इन रॉक्स को बनाने के पीछे भी कुछ सिमिलर टेक्निक बताई जाती है, जिसके कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। एक माइक्रोस्कोप के थ्रू इजिप्टोलॉजिस्ट जीन फिलिप लॉर को इन रॉक्स के ऊपर कुछ बबल्स भी दिखे हैं, जिससे पता चलता है कि जब ये रॉक लिक्विड के फॉर्म में थे तो उस टाइम पर इसमें हवा ट्रैप हो गई होगी। अमेरिकन सेरेमिक सोसाइटी के जर्नल के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो रॉक बने उसके अंदर यूज एलिमेंट में बहुत तेजी से प्रोसेसिंग हुई और वो स्टोन के फॉर्म में तेजी से बदले, और ऐसा तभी होगा जब सीमेंट का यूज करते हैं। बट एक दूसरी थ्योरी में इन पत्थरों को काफी दूर से तोड़कर रेत के ऊपर से खींचते हुए यहाँ लाया गया था। इसमें फ्रिक्शन न आए इसके लिए रेतों को गीला कर दिया जाता था ताकि ये आसानी से मूव हो सके। ऐसे ही इन रॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए एक रैम्प बनाई जाती थी, उसे गीला करा जाता था और फिर रॉक को ऊपर एलिवेट करा जाता था। बट ये वेट रैम्प इनकी स्टेबिलिटी के लिए इनफ था, और अगर था भी तो जो लोग इसे लेकर जा रहे थे उनकी स्टेबिलिटी का क्या? वो इन 20 टन वेट के रॉक्स को इन वेट रैम्प के ऊपर लेकर कैसे चल पा रहे थे? इन्हीं रैम्प के ऊपर एक दूसरी थ्योरी है जो इस वाली से ज्यादा सेंस बनाती है। इसे स्पाइरल रैम्प थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क करेगी। ये पिरामिड के साथ साथ स्पाइरल रैम्प भी बनाते चल रहे थे। रैम्प पिरामिड के बाहर से चलता था, जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ता उसके साथ ही ये रैम्प भी ऊपर बढ़ता चलता था। इस थ्योरी से रॉक को कुछ हद तक ऊपर एलिवेट भी करा जा सकता था, बट इनको घुमाना और सही जगह पर प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। चौथी एक्सप्लेनेशन है वाटर शाफ्ट थ्योरी। पत्थरों के ट्रांसपोर्ट के लिए एक नहर बनाई गई होगी और उस पानी में पत्थरों को काटा गया होगा और सेक दिया गया होगा। इसके बाद कुछ फ्लोटेशन मटेरियल इन पत्थरों में लगाए गए होंगे और कनाल के थ्रू कंस्ट्रक्शन वाली जगह तक पहुंचाए गए होंगे। वैसे इस तरह की वाटर शाफ्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में कई जगह यूज करी गई है। फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया में एंकोर वाट के कंस्ट्रक्शन में इन कनाल्स का यूज करा गया है। बट अगर पिरामिड्स में इनका यूज हुआ है तो उन कनाल्स का क्या? एविडेंस नहीं है। और नील नदी से पिरामिड की डिस्टेंस नियरली 10 किलोमीटर की रही होगी, जिसे बनाने में नियरली 10 साल लगे होंगे। आज इतना टाइम ये फिगर आउट करने में निकल गया कि पिरामिड को बनाया कैसे गया। वही कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि पिरामिड एलियंस ने बिल्ड करा है, जिसे सुनकर हंसी तो आती है, बट हमारे पास आज भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन सभी का यूज करके इजिप्ट के इन पिरामिड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना सके। ऐसे में उस टाइम पर जब व्हील भी इन्वेंट नहीं हुई थी तो एंशिएंट प्रिमिटिव सिविलाइजेशन इसे आसानी से कैसे बना लेती थी? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शन एग्जैक्टली फेस करता है। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से कंपेयर करें तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी 9
9/60 डिग्री पॉइंट करता है, जबकि पिरामिड 3/60 डिग्री पॉइंट करता है, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ है। इसके अलावा एक और मैथमेटिकल फीचर है इस ग्रेट पिरामिड का, अगर हम इसके पेरीमीटर को इसके हाइट से डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर इक्वल आएगा 2 पाई के। एक माइनर डिफरेंस जरूर आता है। ऐसी बहुत सी मैथमेटिकल प्रिसाइज फिगर्स हैं जिससे पिरामिड सराउंडेड है, बट सबसे जरूरी हमें इसके रेट को कंसीडर करना चाहिए जिस पर इसको बनाया गया। ऑन एवरेज 2.5 टन के 2.3 मिलियन स्टोन को रखना एस्टिमेट टाइम सिर्फ 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में एक के ऊपर एक स्टोन रखना और इन 2 मिनट में परफेक्टली कट करना, उन्हें स्मूथ बनाना और फिर डेजर्ट में माइल्स तक ले जाना, फिर पिरामिड के रैंप पर खींचना और फिर परफेक्टली प्लेस करना, सब शामिल है। और ये करना इवन आज के दिन भी इम्पॉसिबल सा है, और ऐसा प्रिमिटिव ह्यूमंस कर सकते हैं, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। जो लास्ट थ्योरी रिसेंट में इन पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की दी गई, ये थ्योरी मोस्टली सारे मिस्ट्री को सॉल्व करती है। मोस्ट ब्रिलियंट पिरामिड कंस्ट्रक्शन थ्योरी एवर कंसीडर करी जाती है। फ्रेंच आर्किटेक्ट जेन हॉर्डिन 1990 से ही अपना पूरा टाइम इन पिरामिड्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की स्टडी करते हुए बिताते हैं। हॉर्डिन्स के अकॉर्डिंग ग्रेट पिरामिड 2 अलग अलग स्पाइरल रैंप का यूज करके बनाया गया। पहला रैंप बाहर की तरफ बनाया गया, दूसरा स्पाइरल रैंप अंदर से बनाया गया, जिसके थ्रू इन हैवी स्टोन्स को ऊपर की तरफ खींचा जाता था। इंटरनल स्पाइरल रैंप में नियरली 60 डिग्री की ढलान होती थी और इसके कोने पर एक सेक्शन को खाली छोड़ दिया जाता था ताकि इन हैवी रॉक को मोड़ा जा सके, और यहीं पर ये क्रेन्स का यूज करते थे। क्रेन्स का मतलब इस तरह के जिसमें ये एक साइड इन रॉक्स को रखते थे और दूसरी साइड एक हैवी स्टोन रखते थे ताकि वो आसानी से ऊपर जा सके। हॉर्डिन्स किंग चैम्बर के बनाने को भी बिल्कुल सटीक एक्सप्लेन करते हैं। इन चैम्बर्स को बनाने के लिए इन मैसिव ग्रेनाइट को ग्रैंड गैलरी के थ्रू एक लंबी पुलाई सिस्टम से खींचा जाता था, और इसी वजह से ये ग्रैंड गैलरी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए एग्जिस्ट करती है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अंदर साइन भी मिलते हैं। दरअसल इन रॉक्स में कुछ होल्स किए गए थे जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने पुलाई सिस्टम का यूज करा था। इसके अलावा हॉर्डिन्स की थ्योरी लगभग सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की टीम इन पिरामिड्स पर रिसर्च करती है। इसमें हॉर्डिन्स ने जो ब्लूप्रिंट करे हैं इन पिरामिड्स के मेजरअप के लिए, वो मैथमेटिकली और इंटरनल रैम्प के होने को बताते हैं। एक लो डेंसिटी स्कैनर का यूज करके इन रैम्प्स के एग्जिस्टेंस का भी एविडेंस मिलता है, जो कि एक इंटरनल रैम्प जैसा शेप बनाता है। और अभी तक जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी गई उसमें ये हॉर्डिन्स थ्योरी को बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी एक और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट दोस्तों।